हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। फिफ्थ सेमेस्टर की जो सेकंड पेपर है उसका कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहा है और उसी की बहुत सारी वीडियोस आपको देने वाले हैं। कम से कम 2 से 3 वीडियोस तो अभी पब्लिक कर रहे हैं, इन्हें देखिए। और जब तक पेपर आपका नहीं हो जाता है तब तक डेली 2-3 वीडियोस पब्लिक करते रहेंगे। चलिए सर जी शुरू करते हैं। आज बात करने वाले हैं मोजले के लॉ के बारे में। अब हम जो भी वीडियो डाल रहे हैं ये सारे का सारा पेपर में आया हुआ है, मोस्ट वांटेड है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। अभी भी नहीं पढ़ा तो पढ़ना शुरू कर दो मेरे भाई, माहौल बना दोगे। समझो पहले मोजले का लॉ क्या है। सुनो भाई, 2 चीजें हैं। एक तो है न्यू। न्यू माने होती है फ्रीक्वेंसी। न्यू माने क्या होती है? फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। और एक्स रे का स्पेक्ट्रम की बात करी जा रही है। तो एक्स रे स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी निकालने के लिए, ठीक है, किसी एलिमेंट्स की खोज कैसे होगी, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इन सब चीजों को समझाने के लिए मोजले का लॉ दिया गया। बहुत आसान है, समझाते हैं। एक्स रे स्पेक्ट्रम के अंदर घुसेंगे तो पूरा रायता फैल जाएगा। शॉर्ट में आप इतना समझो भाई कि एक्सरेस कैसे प्रोड्यूस होती हैं यार। ऐसे करके प्रोड्यूस होती है भैया। पहले नाभिक होता है, नाभिक के अंदर के उपकोष होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। फिर एल होता है, उसमें और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। फिर एम होता है। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ रखा है कि परमाणु 2 भागों से बना होता है। एक उसका नाभिक होता है, एक नाभिक के चारों तरफ का वो क्षेत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगर हम लोग एक फोटोन भैया आए और लात मारे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तो जो यहां वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहां आ जाता है, यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है। और इस तरीके से बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और एक्स किरणें प्रोड्यूस होती हैं। बिल्कुल सरल भाषा में हमने आपको बता दिया, बेसिक, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर घुसेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा और उसकी जरूरत भी नहीं है भाई, ठीक समझो। तो ये जो अच्छा ठीक है, जब के से जंपिंग होती है भैया, इलेक्ट्रॉन के से जाता है तो उसे के सीरीज कह देते हैं। ऐसे ही एल सीरीज होती है, ऐसे ही एम सीरीज होती है, ऐसे ही एन सीरीज होती है भाई, ठीक है। तो एक्स रे स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है, के से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एल से जा रहा है, एम से जा रहा है, एन से जा रहा है, तो इस पूरे स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए मोजले ने 1913 में डिटेल में स्टडी की और एक लॉ प्रस्तुत किया जिसे मोजले का लॉ कहते हैं। यह लॉ क्या कहता है? एक्स रे स्पेक्ट्रल लाइंस की फ्रीक्वेंसी, यानी जो एक्स रे स्पेक्ट्रम है उसमें जो लाइन आपको दिखाई दे रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और टारगेट एटम के एटॉमिक नंबर, 2 चीजें हैं भैया। एक तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी है और दूसरा जिस पे टारगेट एटम, मेरे भाई, जिस पे टारगेट किया जा रहा है उसका एटॉमिक नंबर, वो किस एलिमेंट से बना हुआ उसका एटॉमिक नंबर में रिलेशन बताता है। इसके अकॉर्डिंग एक्स रे स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी टारगेट एटम के एटॉमिक नंबर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या मतलब? सरल भाषा में कहें तो नियम क्या है कि भैया जो फ्रीक्वेंसी का मान है, ध्यान से समझो, जो फ्रीक्वेंसी का मान है वो किसके प्रोपोर्शनल है? एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सर जी बी क्या है? बी एक कांस्टेंट है। अब इसे प्रूव करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बी क्या है भैया, ठीक है। समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे, एक कांस्टेंट मेरे भाई ए लगा देंगे। ए और बी कांस्टेंट हैं। बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो फ्रीक्वेंसी का मान उसके एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। बात खत्म हो गई भाई, ठीक है। हमने लिख दिया वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ठीक। अब हमने क्या किया? हमने लिखा यदि फ्रीक्वेंसी का रूट अंडर रूट न्यू हो और टारगेट एटम के एटॉमिक नंबर जेड के बीच ग्राफ प्लॉट करें। क्या मतलब है भैया? यहां देखो, इधर क्या चल रहा है? जेड का स्क्वायर चल रहा है। अगर इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। यानी हम अंडर रूट न्यू यानी फ्रीक्वेंसी के रूट और बराबर में जो जेड चल रहा है, इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन हमें प्राप्त होगी। इस तरीके से भैया, जैसे हमने आपको बताया के से जाएगा तो के सीरीज कहलाएगी, के अल्फा, के बीटा, के गामा। ऐसे एल से जाएगा भैया, टक्कर मारी चला गया तो एल सीरीज कहलाएगी, एम सीरीज कहलाएगी। तो यहां पे जो ग्राफ हमने बनाया है ये के सीरीज वाला है। के अल्फा, के बीटा, के गामा। भैया किसके बीच में ग्राफ खींचा है? जेड यानी एटॉमिक नंबर और न्यू यानी क्या है? फ्रीक्वेंसी है भाई, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइंस की फ्रीक्वेंसी के बीच में हमने ग्राफ खींच दिया। इस तरीके की स्ट्रेट लाइंस हमें प्राप्त हो जाएंगी भाई, ठीक है। के सीरीज के लिए एक्सरे स्पेक्ट्रल लाइंस की फ्रीक्वेंसी टारगेट एटम के एटॉमिक नंबर के बढ़ाने पर बढ़ती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। समानुपाती का मतलब ही क्या होता है कि भैया जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ता जाएगा। इस तरीके से सिनेरियो चलता है भैया, ठीक है। चलो डेरिवेशन करते हैं, कैसे इसे हम लोग प्रूव करेंगे। भैया बोहर का एटॉमिक मॉडल आपको पढ़ा चुके हैं। बोहर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग कुछ चीजें हमने लिखी हैं कि अगर पहला कोश है, कोश कौन सा? एन। ऐसे होता नहीं, के एल एम एन। तो के के लिए भैया क्वांटम संख्या कितनी होगी? 1 होगी। एल के लिए 2 होगी, एम के लिए 3 होगी। तो हमने लिख दिया अगर n1 क्वांटम नंबर यानी पहला कोश है कि सेल से इलेक्ट्रॉन फ्री करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, अभी हमने आपको क्या बताया
कि भैया अगर के की बात कर रहे हो तो ये न्यूक्लियस है, यहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, भैया फोटोन आएगा, इसके लात मारेगा, ये यहां से फ्री हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी ना, तो वो एनर्जी कितनी है? तो बोहर ने बताया कि वो एनर्जी इतनी होगी भाई, कितनी? E1 बराबर 2 पाई स्क्वायर me की पावर 4 z स्क्वायर बटे में n1 स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर। इतनी बोहर ने बताई। लेकिन जब मेरे भाई कैलकुलेशन करी गई तो बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जैसे पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट होता है, कि पता चला इलेक्ट्रॉन भैया जब चक्कर लगा रहे हैं तो अब जैसे पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है आपको पढ़ा चुके हैं मेरे भाई, कि कितनी अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है मेरे भाई, कि पता चला अगर यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके चारों तरफ और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो वो शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जब इन सब इफेक्ट को कैलकुलेट किया गया तो जो एनर्जी है उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई। कितनी कम हो गई? परंतु इलेक्ट्रॉन्स के स्किन इफेक्ट को कैलकुलेट करने पर न्यूक्लियर चार्ज था वो Ze से कम होकर कितना रह गया? Z माइनस का Be। यानी जब ये सारे इफेक्ट्स को कैलकुलेट किया, स्किन इफेक्ट को हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो जो एटॉमिक नंबर भैया जो चार्ज था वो कुछ कम हो गया। कितना कम हो गया? B कम हो गया मेरे भाई। जब B कम हो गया तो यहां पे मान रख देंगे बोहर के मॉडल के अंदर। बोहर के मॉडल के अंदर मान रख दिया। देखो E1 बराबर सब कुछ वैसे ही चल रहा है, 2 पाई स्क्वायर me की पावर 4, Z की जगह क्या आ गया? Z माइनस B का स्क्वायर आ गया, बटे में n1 स्क्वायर h स्क्वायर, बाकी सब कुछ सेम चलता रहा भाई। ठीक है, अब जैसे n1 पहले के लिए निकाला है, पहले कोश के लिए, वैसे ही दूसरे कोश के लिए निकालेंगे n2 के लिए। तो n2 के लिए फार्मूला क्या हो गया? E2 बराबर 2 पाई स्क्वायर me की पावर 4 Z माइनस का B डैश मान लिया, एक कांस्टेंट और मान लिया कि चलो ठीक है, पहले में इतना चार्ज कम हुआ है, दूसरे में इतना कम हो रहा है, तो Z माइनस का B डैश का स्क्वायर हो गया, बटे में n2 स्क्वायर n स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर हो गया भाई। ठीक है, हमने मान लिया कि जितना पहले में चार्ज कम हुआ था उतने में ही दूसरे में कमी हुई है, यानी B का मान लगभग बराबर है B डैश के भाई। ठीक है, हमने क्या किया भैया, सीधी सी बात है, हमें दोनों में अगर परिवर्तन निकालना है तो परिवर्तन हम लोगों ने प्लांक का नियतांक पढ़ा हुआ है। प्लांक नियतांक भैया, प्लांक ने क्या बताया था कि लगातार जो एनर्जी होती है वो फोटोन के रूप में निकलती है, और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो h न्यू होती है। तो भैया E1 माइनस E2 जो दोनों के डिफरेंस होंगे, पहला वाला लेवल जो है और दूसरा वाला लेवल जो है, पहले की एनर्जी कितनी है? पहले शेल के लिए E1 है, दूसरे के लिए E2 है। अकॉर्डिंग टू प्लांक समझे तो दोनों का डिफरेंस कितना है? h न्यू है भैया। ठीक है, हम लोगों ने मेरे भाई E1 निकाल रखा है, E2 निकाल रखा है, E1 में से E2 को घटाए दे रहा है। देखो E1 का मान इतना है, E2 का मान इतना है, घटा दिया, और E1 माइनस E2 अकॉर्डिंग टू प्लांक कितना होगा? h न्यू होगा भाई। ठीक, तो h न्यू रख दिया, E1 माइनस E2 बराबर में जब घटाएंगे तो भैया घटाएंगे तो देखो ये सारे मान तो सेम है, बस इसमें n1 स्क्वायर चल रहा है, इसमें n2 स्क्वायर चल रहा है, तो सारे मान हमने कॉमन निकाल लिए। फाइनल ईयर में हो इतना समझ में आना चाहिए। तो भैया E1 में क्या आ गया? 1/n1 स्क्वायर आ गया, माइनस का 1/n2 स्क्वायर आ गया। सीधी सी बात है, फ्रॉम इक्वेशन क्लियरली क्या समझ में आ रहा है इस इक्वेशन से कि भैया देखो h तो नियतांक है, प्लांक नियतांक है, ये भी h नियतांक है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 नियतांक है, ठीक है, 2 पाई स्क्वायर नियतांक है, m द्रव्यमान है नियतांक है, E आवेश है नियतांक है, सब कुछ नियतांक। ये पहला कोश है, n1 का मान 1 रख दो नियतांक है, n2 का मान 2 रख दो नियतांक है। क्या बचेगा? केवल न्यू बचेगा और Z माइनस B का स्क्वायर बचेगा। सीधी सी बात है, समानुपाती हटा देंगे, एक नियतांक लगा दिया A, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट A लगा दिया, और यही मोजले का नियम है भाई। A का मान अगर हम K अल्फा लाइन के लिए बात करें, K अल्फा, K बीटा, K गामा, ऐसे L के लिए बहुत सीरीज पूरी है, लेकिन हम एक ही बताया दे रहे कि भैया अगर K अल्फा लाइन के लिए बात करें तो A का मान 3/4RC होता है और B का मान होता है 1, R रेडबर्ग नियतांक होता है 1.097। कुछ याद आ रहा है मेरे भाई? चलो आपके लिए टास्क है, कमेंट करके बताना रिडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने मोजले लॉ को प्रूव कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, बस क्या करना है भैया, जो न्यू का मान, अंडर रूट न्यू का जो मान है, जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है एक्स-रे स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए, वो भैया जो टारगेट एटम है जिस पे जाके टकरा रही हैं चीजें, उसके परमाणु क्रमांक के, उसके एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरीके से ग्राफ दिखा दिया है और प्रूव करने के लिए बोहर का इस्तेमाल कर लिया भाई। ठीक है, बोहर की इक्वेशन लिख ली, लेकिन स्किन इफेक्ट के चलते थोड़ा सा जो Z की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, मतलब आवेश जो है वो कम हो जाएगा, तो कम आवेश रख लिया। ऐसे ही दूसरे के लिए रख लिया, E1 में से E2 घटा दिया, घटाया तो जो कॉमन था वो आ गया। E1 माइनस E2 प्लांक की सहायता से
एच न्यू इस्तेमाल कर लिया, लगभग सब कुछ नियतांक है तो नियतांकों को हटा दिया, न्यू बचा, समानुपाती हो गया किसके, जेड माइनस वी स्क्वायर के, समानुपाती हटाया तो ए लगा लिया, ए और वी की वैल्यू हमने के अल्फा के लिए दिखा दी, आर एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग रिडवर्ग कांस्टेंट कहते हैं। भाई उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है लगभग सब कुछ इंपॉर्टेंट बना रहे हैं, पढ़ाई करना स्टार्ट करो, इस बात की गारंटी है पेपर में आप माहौल बना के आओगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।